हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स, दैट इज़ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि आखिर जो चार्जेस होते हैं उनका मैग्नेटिज्म में क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि अगर मैं किसी चार्ज को, फर्स्ट केस जो हमने चैप्टर नंबर अब तक 1, 2, 3 में पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो कैसा नेचर शो करता है, उसका मूवमेंट क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है एंड सो। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि फर्स्ट और सेकंड। अब हम देखने वाले हैं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज के ऊपर, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इफेक्ट कैसा होता है, ये हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो स्टार्टिंग करते हैं हम पहले मैग्नेटिज्म से कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से आप समझते क्या हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? अगर मैं हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको हल्का सा याद है, कोई भी चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, कहीं भी इसके पास वो एरिया पूरा जहाँ पे कोई भी दूसरा एक चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। इट मीन्स मेरे पास एक चार्ज है बड़ा सा रखा हुआ, दिस इज द कैपिटल क्यू। इसके पास मैं कोई दूसरा चार्ज लाता हूँ, मुझे नहीं पता ये नेगेटिव है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ, डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर वो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन करेगा। बट एक रीज़न, ये जो पूरा एरिया है जहाँ तक ये इसको महसूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लग सकता है, वो रिस्पॉन्स करेगा उसे, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम जनरल डेफिनेशन लिखते हैं, रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिस्पॉन्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। सेम अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन around a magnet in which another magnet can experience its force. Another magnet can response. Basically मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिस्पॉन्स, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। इट कुड बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बेसिकली आपके पास अगर ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के चारों तरफ वो एरिया जहाँ पे जैसे कोई दूसरा मैग्नेट आता है और वो इसकी वजह से या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन का फोर्स एग्जर्ट करता है, महसूस करता है, बेसिकली रिस्पॉन्स करता है, तो वो आपके पास जो रीज़न होगा पूरा पूरा, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा एरिया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। जैसे कि अगर आप कभी ठंड के मौसम में आग जलाते हैं तो ये पूरा एरिया जहाँ तक जब आप अपना हाथ रखते हैं और आप सब कुछ हीट महसूस कर पाते हैं, दिस इज कॉल्ड द थर्मल फील्ड। दिस इज द थर्मल फील्ड। सेम ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो पूरा हिस्सा जहाँ तक कोई भी दूसरा मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, भले वो फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छा करूँ तो दिस इज द मैग्नेट, ये पूरा एरिया जैसे कोई चार्ज यहाँ पे आता है, कोई भी आपके पास चार्ज नहीं, इट्स द मैग्नेट, जैसे कोई मैग्नेट यहाँ पे आता है कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। एक दूसरा मैग्नेट है, उसको मैंने यहाँ रखा, वो हल्का सा जस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है और मैंने जस्ट उसको पॉइंट सी पे रखा, जैसे पॉइंट ए बी एंड सी, पॉइंट सी पे रखते ही वो जस्ट अटैक्ट हो गया इसकी तरफ या फिर रिपल्शन हो गया, दोनों में से कोई चीज़। इसका मतलब जो एरिया जहाँ से हल्का सा भी उसमें मोशन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। वो पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। सो रिमेंबर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द टॉपिक इज
व्हाट इज़ अ यूनिट? आखिर ऐसा यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? सो द ऐसा यूनिट इज टेस्ला। कभी अगर वक्त मिले तो निकोला टेस्ला की बायोग्राफी पढ़िएगा, जानिएगा आखिर ये हैं कौन। ओके, प्रोसीडिंग। ऐसा यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर। इसकी जो सीजीएस यूनिट है इज कॉस। इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, दिस वन इज कैपिटल जी। 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर -4, सॉरी दिस इज द +4 गॉस। सीरीज यूनिट गॉस है इसकी, और जो उसकी ऐसा यूनिट है वो टेस्ला, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। रिमेंबर दिस ऑलवेज। बीच में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फिलहाल जो छोटे टॉपिक्स हैं हम उनको लास्ट में कवर करेंगे। जो बिल्कुल ज़रूरी टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में कुछ नए आते हैं, हम पहले उनको कवर करते हैं। आपको बस बेसिक 3 रूल्स याद होने चाहिए, जैसा कि आपने क्लास 10 में रीड किया था। एक राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम राइट हैंड स्क्वायर रूल भी बोलते हैं। सेकंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात हम बाद में करेंगे, बट फिलहाल आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज, जो हमारा टॉपिक है कुछ हल्का से रिलेटेड। अगर आपको ये टॉपिक याद नहीं है तो पहले एक बार इनको रिवाइज कीजिए, देन आगे बढ़िए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड की बात, इट इज़ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है देखते हैं। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड्स चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया होगा, वहाँ पे आपने पहले फोर्स पढ़ा था, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ। सिमिलरली यहाँ पे कुछ वैसे ही है। आपने पहले मैग्नेटिक फील्ड देखा, अब हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज या फिर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कौन कौन से लॉज हैं। जितने भी लॉज होंगे वो बेसिकली 2 हैं, हम 2 का भी पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वन है दैट इज़ द बायोट-सैवर्ट्स लॉ। सो स्टार्टिंग विद दिस, सो दिस वन, अगर मेरे पास कोई भी एक वायर है, दिस इज द वायर, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले ये एक सिंपली वायर है, या फिर हम ये ड्रॉ करते हैं, दिस इज द वायर जिसमें करंट की डायरेक्शन है इस दिशा में, ऊपर की ओर करंट जा रहा है। मुझे किसी भी एक पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जैसे कि हमने राइट हैंड स्क्वायर रूल में पढ़ा था। इफ दिस इज द वायर जिसकी डायरेक्शन है ये करंट की, और अगर करंट की डायरेक्शन ये है, देन अगर करंट की डायरेक्शन बेसिकली ऊपर की ओर है, तो हमने ये पढ़ा है अकॉर्डिंग टू आवर राइट हैंड स्क्वायर रूल कि इसके चारों तरफ, दिस इज द वायर, इसके चारों तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बेसिकली मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से? इस करंट एलिमेंट की वजह से। इस छोटी सी लंबाई पे ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मिलीमीटर जितना भी है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आखिर कितना लगता है। वी हैव टू फाइंड दिस। ओके, अगेन अगर मैं इस वाले डायग्राम में देखूँ तो दिस इज द वायर, या आपके पास करंट एलिमेंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आखिर कितना लग रहा है, और इसका प्रॉपर डायग्राम। ये आपके पास वायर है, ये करंट एलिमेंट छोटा सा पार्ट किसी भी वायर का, इस वायर की वजह से आपके पास इस वायर के इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर आखिर कितना मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट हो रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने इस साइड में नोट किया है। अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ, या फिर मान लो अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं, तो एक सर्कल हल्का सा बड़ा किया, नाउ ये आपके पास बी वेक्टर, दिस इज द पॉइंट पी या पी डैश समथिंग पी डैश। जो ये दूरी होगी, दिस डिस्टेंस इज आर। ये करंट एलिमेंट जो है, इसकी जो लंबाई है उसको हमने नाम दिया है डी एल। करंट इस वायर में जितना भी है दैट इज द आई, और ये एंगल जितना भी बनता है इस पॉइंट के बीच में और इस करंट एलिमेंट के बीच में, यानी कि दिस आर वेक्टर। अगर मैं देखता हूँ इसको सिंपली आर वेक्टर और करंट एलिमेंट, दिस पार्ट डी एल,
के बीच में जो भी एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगल थीटा. सो हियर दिस इज द थीटा. या फिर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो हियर इज द थीटा, थीटा 1 और थीटा 2 समथिंग. अब ये चीज़ आपके पास बनी है, आपको बस चाहिए याद रखनी कि आखिर कहाँ पे कैसे कैसे क्या है. ये करंट एलिमेंट की जो दूरी है पी पॉइंट से, दिस इज द आर. जो एंगल बनता है दिस इज द थीटा. करंट है आई, और ये छोटा सा करंट एलिमेंट को हमने नाम दिया डी एल. अब ये स्टेटमेंट कहती क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ या फिर किसी भी एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मीन्स करंट. dB is directly proportional to dl, directly proportional to the sin theta, साइन ऑफ द एंगल. जो हमारे पास ये एंगल बना है इसका साइन, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. जितना ज़्यादा दूर पॉइंट रहेगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा. सिंपल. जो ज़्यादातर फोर्सेस का लॉ होता है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. ये चारों कंडीशंस बेसिकली बाइट-सेवर्ट्स लॉ. तो आप इसको लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा. अकॉर्डिंग टू द बाइट-सेवर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हमेशा ये लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट along the wire or the conductor, directly proportional to the current element, directly proportional to the sine of the angle between current element and the position vector, and the fourth one is inversely proportional to the square of the distance between current element and the position or the observation point. इन चारों को अगर मैं मिला के लिखता हूँ तो दिस विल बी dB is proportional to IDL sin theta by r square. प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, देन दिस विल बी dV इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई. दिस इज द म्यू नॉट, कुछ यू के शेप में और एक छोटा सा नॉट, बाई 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द dB. dB मीन्स एक छोटा सा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, डेल्टा मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पे म्यू नॉट है क्या? जब हम करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया था परमिबिलिटी, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. दिस इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी. इसका मतलब क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, बट रिमेंबर दिस, म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी. और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है इट इज 10 to the power -7 इंटू 4 पाई. तो इस पूरे को याद रखने से अच्छा है आप डायरेक्टली ये याद रखो कि आखिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है. सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नीचे आ गया, इट इज़ 10 to the power -7. और आपको हल्का से याद है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 to the power -12. और जो मैंने ये वैल्यू लिखी है म्यू नॉट, दिस इज फॉर द फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम. सो मैग्नेटिक परमिबिलिटी फॉर द फ्री स्पेस इज 10 to the power -7. ये होता है आपके पास परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर द फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10 to the power -12. तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हम पूरी ये वैल्यू याद रख के चलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 to the power 9, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो. वैसे ही आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस पूरी की वैल्यू याद रख सकें, दैट इज 10 to the power -7. तो ये फॉर्मूला था हमारा बाइट-सेवर्ट्स लॉ का. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी कभी हमें किसी करंट कंडक्टिंग एलिमेंट के थ्रू देखना है कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर कितना है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है. अगेन एक बार ध्यान रखिएगा, आई इज़ द करंट, डेल इज़ द करंट एलिमेंट जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि करंट आखिर किस छोटे से पार्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. दिस एंगल इज द थीटा एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द आर. आपको बस ये वैल्यूज़ देखनी है अपने डायग्राम में सही से, एंड पुट द वैल्यूज़. नाउ अब दो केस आते हैं. द फर्स्ट केस इज, अगर ये कंडक्टर है मेरा तो इस कंडक्टर में
जो है करंट फ्लो कर रहा है, करंट मीन्स इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में। तो अगर इस डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, कंडक्टर के अंदर। तो सिंपली अगर मैं ये एक एलिमेंट उठाता हूँ, दिस द करंट एलिमेंट, मुझे देखना है कि आखिर इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना होगा कि आखिर थीटा कितना है। तो देखिएगा, दिस इज द वायर, ये आपके पास सिंपल एक वायर है। अभी जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो इस जगह पे है, तो थीटा इतना। जैसे मैं थोड़ा और पास आऊँगा थीटा कम होगा, अगेन पास आया और कम हुआ, जैसे जैसे आप पास आते जाओगे थीटा कम होते जाएगा। एक लेवल आएगा जैसे आप वायर के अंदर आ जाओगे, वायर के अंदर आते ही थीटा क्या हो गया, 0। सो फर्स्ट केस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द current carrying conductor. Here theta is 0, और अगर थीटा 0 है देन dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं सिंपल साइन थीटा की जगह आपको डालना है साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है इट इज़ 0। सो दिस इज आइडियल इंटू 0 अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्विंग दिस वी गेट 0। सो inside the current carrying conductor the magnetic field is always 0. This is the first case, ये पहला केस है सिंपल सा। केस 2, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब रहेगा। तो मैक्सिमम के लिए केस सिंपल, ये मेरे पास एक पॉइंट है, जो dB है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा की प्रोपोर्शन, इसका मतलब जितना ज़्यादा एंगल रहेगा, जैसे ये आपके पास एंगल है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, व्हेन इट इज़ 90, जब ये एंगल 90 रहेगा। यानी कि अगर मैं किसी परपेंडिकुलर पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट पी, अगर मैं किसी परपेंडिकुलर पॉइंट पे देखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, देन इट विल बी मैक्सिमम, दैट इज dB की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह आपने डाल दिया साइन 90 डिग्री, दैट इज़ 1। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, दिस इज द dB मैक्स, और ये कब होता है एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट, आखिर बायट-सावर्ट्स लॉ के बेसिक फीचर्स क्या हैं, तो देखते हैं। द फर्स्ट वन इज, आप इसको फीचर्स भी कह सकते हैं या फिर कुछ लिमिटेशंस भी। जैसे अगर मैं कुछ लिमिटेशंस देखूं तो द फर्स्ट वन इज, जो बायट-सावर्ट्स लॉ इट इज़ एप्लीकेबल टू द कंडक्टर्स हैविंग यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक मीनिंग है किसी भी कंडक्टर के अलावा अगर करंट इक्वली सिमेट्रिकली फ्लो कर रहा है तभी के लिए ये एप्लीकेबल है। सेकंड वन, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल लेंथ कंडक्टर। जब कंडक्टर बहुत छोटा हो तभी हम इसके लिए मेजर कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द थर्ड वन इज, it is practically not possible to verify this. हम इसको प्रैक्टिकली क्यों नहीं वेरीफाई कर सकते, क्योंकि हम एक स्मॉल कंडक्टर बना नहीं सकते। तो जब तक हम इस स्मॉल कंडक्टर नहीं बना सकते तब तक ये हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो दीज आर द 3 लिमिटेशंस। और आपको इसमें क्या याद रखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है कब, व्हेन थीटा इक्वल्स 90। कंडक्टर के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ 0, और अगर बाई चांस कभी मिनिमम की बात आती है
व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ अगेन ज़ीरो, वो ज़ीरो ही होगा और कहाँ होगा, इनसाइड द कंडक्टर, करंट कटिंग कंडक्टर. सो दिस इज योर बाइट सेट्स नाउ, रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे. थैंक यू.